तो गाइस लेकर आ गया हूँ मार्शल आर्ट्स का नया एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और अगर आपको आज ये एपिसोड 27 चाहिए तो इस वीडियो का लाइक है मैं 2K। जैसे ही 2K कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। ओके तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे हेडमास्टर ने अचानक से फैंग के ऊपर हमला कर दिया था। ये देखकर फैंग कहता है इस अटैक को एस्केप करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, मेरा मतलब नामुमकिन है। ये सुनकर वो कहते हैं हाँ सही कहा, डेथ को कभी भी एस्केप नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे लेवल 3 में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि कोई भी एनिमी तुम्हारे अटैक को आसानी से डॉज कर सकता है। मिड रैंक फाइटर के मेंटेलिटी और कंसंट्रेशन दोनों ही अनमैचेबल होते हैं। जिन लेवल 4 को तुमने कैटाकॉम में मारा था वो बिल्कुल हमारे स्ट्रीट फाइटर की तरह थे, मगर इलाइट फाइटर तुम्हें मार सकते हैं और तुम्हारे पास डॉज करने तक का टाइम नहीं मिलेगा। जिसपे फैंग बताता है वैसे इलाइट फाइटर तो बहुत सारे हैं। जिसपे वो कहते हैं ऐसा नहीं है, वो सभी फाइटर कैटाकॉम में ही ट्रेनिंग करते हैं। अगर तुम कैटाकॉम के बहुत अंदर जाओगे तब वो तुम्हें दिखाई देंगे। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है कि मैं उसके अंदर गया था जहां मुझे किंग दिखाई दिया था, अगर मैं और अंदर जाऊंगा तो मुझे और क्या क्या दिख सकता है। फिर वो पूछता है उस वर्ड का मतलब जिसे उसने कैटाकॉम में उन लोगों के सामने बोला था। जिसपे वो बताते हैं कि इसका मतलब होता है मैं बहुत ही वीक फाइटर हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे मत मारो। फाइटर जो कि सेम लेवल पर होते हैं वो इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। कैटाकॉम ओल्ड रूल्स को फॉलो करता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने से कमजोर को नहीं मारते। ये सुनकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है और समझ जाता है कि आखिर वो सभी फाइटर उस अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे। मुझे पता है ओल्ड मैन ने ऐसा क्यों किया, मगर ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही हुआ कि वो सब लेवल 4 और 5 थे, अगर कोई और होता तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। फिर हेडमास्टर कहते हैं अगर तुम्हें कोई दिखे ये वर्ड बोलते हुए तो उसे बिना सोचे समझे मार देना। ये सुनकर फैंग हाँ में जवाब देता है और जब वो बाहर आता है तब उसे वोंग दिखाई देता है। जिससे वो पूछता है क्या तुम्हारे पास आइडिया है कि 7 कॉन्सिक्यूटिव स्ट्राइक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि वोंग के साथ कार में कहीं जाते हुए कहता है ब्रदर वोंग क्या आपने ऑनलाइन पोस्ट पढ़ा। तब वो कहता है हाँ अब तुम पिल्स खरीद सकते हो, मगर तुम इस बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हो। जिसपे फैंग कहता है क्या ये आपके स्कूल में है, अगर होगा तो वो सभी आराम से इनकरेज होकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिसपे वो कहता है हमारे यहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ज्यादा मटेरियल नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है इसका मतलब आपको लोन सिस्टम ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ सभी स्कूल के लिए, और स्टार्टिंग आपके स्कूल से करना चाहता हूँ। सभी वॉरियर के पास अच्छे टेक्निक नहीं है और हम किसी पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। नानजियांग का सिचुएशन बद पे बदतर होता जा रहा है, हम सबको मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ये सुनकर वांग उससे इम्प्रेस होते हुए पूछता है इसका मतलब तुम्हारा स्कूल हमारे साथ अपना मटेरियल शेयर करेगा। जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। तब वांग कहता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, हम अपने दुश्मन से फाइट कर रहे हैं और हर कोई अपने आप को पहले रखना चाहता है। तुम्हें पता है तुम किसी और स्कूल को अपने स्कूल की तरह बेटर नहीं बना सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारे यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा, उन्हें मटेरियल की कमी पड़ेगी और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी है। जिसपे फैंग कहता है स्कूल की रैंकिंग इसीलिए नहीं बनाई गई ताकि हम एक दूसरे को नीचा दिखा सके, बल्कि इसीलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे से सीखते हुए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। और मैं ही उस चीज का डिसीजन नहीं लूंगा, अभी तो पूरा फ्यूचर बाकी है। मैं और स्ट्रॉन्ग और फेमस होना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके जो मर्जी करे वो कर पाऊँ। अभी के लिए हम एक ही प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे। जिसपे वोंग कहता है ठीक है, मगर इसे मैनेज कौन करेगा और इसका मैनेजर कौन रहेगा। तब फैंग बताता है जिसपे फैंग बताता है युआन हमारा हेल्प करेगा। ये सुनकर वोंग कहता है हम किसी आउटसाइडर को ये काम नहीं करने दे सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल और उनका प्रोग्रेस ये सब लीक हो सकता है। तब फैंग कहता है कि युआन सिर्फ अपना काम करेगा, स्कूल ये सब हमारे काम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जिसपे वो कहता है हम अपनी जगह खुद ही बिल्ड करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके इंचार्ज होंगे। ये सुनकर फैंग उसे बताता है अगर ऐसा हुआ तो बाकी सभी स्कूल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगर हम इसे सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में ही रखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो तो आप लेवल 4 या 5 वालों का प्रोफाइल हाइड कर सकते हो। ये सुनकर वोंग सोचने लगता है और कहता है हम ट्राई कर सकते हैं मगर अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए तुम ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, वैसे तुम लेवल 4 पहुंचने वाले हो। जिसपे फैंग उसे बताता है अभी इसमें बहुत टाइम है, अभी तो उसे 7 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक करना सीखना है, वो भी बिल्कुल अच्छे से। मुझे सभी चीजों के लिए प्रिपेयर भी होना
आना है। मुझे थर्ड नहीं आना बल्कि फर्स्ट आना है, क्योंकि इन्हें ही सब फेम और पॉपुलैरिटी मिलता है। आपको पता है आप बहुत ज्यादा फेमस हो, फाइटर्स और नॉन फाइटर दोनों के बीच में मेरी अभी जितनी पॉपुलैरिटी है उसके हिसाब से मैं क्लब में और ज्यादा बंदों को ऐड कर सकता हूँ, और कुछ सालों में लोग सिर्फ मेरे क्लब को ही जानते होंगे। मैं उस टाइम तक मार्शल आर्टिस्ट क्लब को पीछे छोड़ दूंगा। ये सुनकर वोंग कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखते हो। जिसपे वो बताता है, मैं सपने नहीं देख रहा हूँ बल्कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कैटाकॉम कितना खतरनाक है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और मैं एक मौका भी नहीं छोड़ सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने का। जिसपे वोंग पूछता है, क्या तुम्हें सही में लगता है तुम नानजियांग को चेंज कर सकते हो? स्ट्रेंथ, अथॉरिटी और नॉलेज की जरूरत होती है, यही एक वॉरियर को ग्रेट और ब्रूटल बनाती है। अगर ये किसी के अंदर नहीं होता तो वो फाइटर कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनकर फेंग हंसते हुए कहता है, दो मिड रैंक फाइटर इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये बेवकूफी का काम है? जिसपे वोंग स्माइल करते हुए कहता है, हम जल्दी मास्टर बन जाएंगे। ये सुनकर फेंग को भी अच्छा लगता है और वो एक्साइटेड होते हुए हाँ में जवाब देता है। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम फेंग को घर पर देखते हैं, जहाँ वो और उसकी बहन खाना ऐसे खा रहे थे जैसे वो दोनों 10 दिनों से भूखे हो। फिर हमें पता चलता है उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसी कारण से वो अपने वाइटलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए खाना खा रहा है और सो रहा है ताकि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो सके। फिर वो कंसंट्रेट करके अपने वाइटलिटी को बढ़ाने लगता है। अपने एनर्जी पावर का यूज करते हुए वो धीरे धीरे 7 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक का भी प्रैक्टिस कर रहा है। अब हम देखते हैं फैंग न्यूज देख रहा था, जहां उसे पता चलता है कुछ एरियाज में फ्लड आया हुआ है। इससे किसी की डेथ नहीं हुई मगर बहुत चीजें डैमेज हो चुका है। अब फैंग बाहर आता है जहां बारिश हो रही थी। वो सोचता है कि मैं यहाँ तक एनर्जी को फील कर सकता हूँ, मतलब कि गेट ओपन हुआ है, मगर वो गेट तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है यहाँ से मुझे मूव करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सीन में फैंग को आर्मी के पास देखते हैं, जहाँ दो बंदे उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जहां जनरल कहते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी से भी लड़ सकते हो, ये दोनों सेम ही लेवल के हैं और इनके बीच हमेशा ड्रॉ मैच होता है। जिसपे फैंग कहता है, ठीक है मैं शैन से लड़ूंगा। अब हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं, जहां फैंग सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे ग्रीट करता है। फिर फाइट स्टार्ट होते ही शैन अपने वेपन से फैंग के ऊपर हमला कर देता है। फैंग डॉज करते हुए सोचता है इसने अपना अल्टीमेट टेक्निक स्टार्टिंग में ही यूज कर लिया। उसके बाद फैंग अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पैरों पर पंच मारता है। तभी शैन अपने आप को संभालते हुए फैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे फैंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से डॉज करता है। फिर फैंग सोचने लगता है, इसका फाइटिंग स्टाइल तो बहुत ही सिंपल है मगर ये बहुत ज्यादा रूथलेस है, चलो मैं इसे हल्का डरा देता हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर हमला करता है। तभी अचानक से शैन अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि फैंग के गर्दन पे लगने ही वाला था, मगर वो जल्दी से डॉज कर देता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे शैन को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर फैंग सोचता है कि इसने मेरे अटैक को डॉज नहीं किया, इसे अच्छे से पता है मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, या फिर ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मिलिट्री में है। ये बंदा एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर है जिसका सामना करना मुश्किल नहीं होने वाला। फिर फैंग उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे शैन पीछे हट जाता है और अपना वेपन उठाकर सीधा फैंग की तरफ निशाना करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अभी फैंग उसके अटैक को डॉज करता ही है। तभी अचानक से शैन उसके पास आकर उसके फेस पे पंच मारने लगता है, मगर फैंग उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है और उसके सिर पे अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसके कारण से उसके सिर से ब्लड आने लगता है। तब फैंग हंसते हुए कहता है, तुम हार गए। तब वो कहता है, हाँ मगर मैंने अपने वेपन से तुम्हारे राइट हैंड को डैमेज कर दिया, मगर फिर भी तुम मेरे ऊपर अटैक कर पा रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास कितना वाइटलिटी है? तब फैंग उसे बताता है कि उसका वाइटलिटी 1400 से ज्यादा है। ये सुनकर शैन इम्प्रेस होते हुए कहता है, ये तो बहुत सही है, इसी कारण से तुम एक टाइम पर 2 काम कर पाते हो, मगर तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, इसी वजह से तुम मुझे जान से नहीं मारे। तब फैंग उसे बताता है ये सिर्फ एक मैच था और वो उसे जान से नहीं मारना चाहता था। तब शैन कहता है कि इसलिए मुझे कैटाकॉम के वॉरियर से फाइट करना पसंद है, मेरा यही गोल है कि या तो मारो या फिर मर जाओ। तभी वहाँ पर जनरल आते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर कुछ दिन रहकर ट्रेनिंग करना चाहते हो? तुम वीक नहीं हो मगर तुम्हारे पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। ये सुनकर फैंग उन्हें ऑफर के लिए थैंक्स बोलता है और बताता है वो इस टाइम पर बहुत ही बिजी है और अभी स्कूल भी जाना है। तभी वहाँ पर दूसरा सोल्जर आकर कहता है, तुम मेरे भाई गुओ का ध्यान रखना। ये सुनकर फैंग को याद आता है, अच्छा वही मोटा बच्चा जो मेरे क्लब को ज्वाइन करने से हेसिटेट कर रहा था। फिर वो सोल्जर बताता है, मैं चाहता हूँ कि वो एक फाइटर बने, मगर मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता भी होती है उसकी सेफ्टी को लेकर। मैं उसका फैमिली हूँ, इसीलिए उसके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाता। तभी शैन कहता
कहता है कि जी का ध्यान रखना, वो मेरी कजन है। ये सब सुनकर फैंग मनी मन सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिली से फाइट कर रहा था उतने टाइम से। फिर फैंग जनरल से पूछता है कि आपको किसी का ध्यान रखवाना है। तब वो स्माइल करते हुए कहते हैं तुम अपना ध्यान रखना और एक मास्टर बनना। एक मास्टर आराम से 1000 बंदों को मार सकता है। अगर हमारे पास एक और सोल्जर हुआ तो वो हमारे वॉर में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर जनरल सोचते हैं अगर मास्टर बनना इतना आसान होता तो हजारों सालों में सिर्फ 3000 मास्टर ही नहीं बनते। अभी फैंग 20 का हुआ है। अगर ये प्रोडिजी है तो ये पक्का मास्टर बन के दिखाएगा। अब हम फैंग का लीडर बोर्ड पे नाम देखते हैं, जहाँ पर फैंग नंबर 1 मतलब टॉप लिस्ट पर था। अब हम फैंग को लॉजिस्टिक्स में देखते हैं, जहाँ वो एक स्टाफ को देखते हुए पूछता है यहाँ तो ओल्ड मैन बैठते हैं ना, वो कहाँ पर है? क्या वो कहीं पर गए हैं या मैं गलत जगह पर आ गया हूँ? तब वो बताती है तुम सही जगह पर आए हो, मगर मास्टर ली अब डीन बन चुके हैं वेपन डिपार्टमेंट के। ये सुनकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन के पास उनके ऑफिस में पहुंच जाता है और पूछता है अब तो आप डीन बन चुके हो। जिसपे ओल्ड मैन कहते हैं मेरे से ज्यादा काबिल यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इस पोस्ट को संभाल सके। अब तुम जाओ और जाकर लैब में टेस्ट करवाओ। ये सुनकर फैंग सीरियस होते हुए पूछता है क्या मुझे सही में करवाना होगा? तब वो कहते हैं लेवल 7, 8, 9 के वॉरियर अपना ब्रेक थ्रू करने से पहले अपना ब्लड सैंपल भेजते हैं लैब में। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चल जाएगा। ये इंसानियत पर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा। ये सुनकर फैंग मान जाता है और पूछता है मैं यहाँ पर लेवल 4 ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने आया हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम लेवल 4 पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हॉर्न करना पड़ेगा। ब्रिज एक वाइटलिटी का पाथ होता है। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी का 5th वेसरल है। हार्ट, लीवर, स्प्लीन, लंग, इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब तुम्हारा होना चाहिए। ब्रीजिंग तुम्हारे इन ऑर्गन्स के पाथ को ओपन कर देता है। तब फैंग उस बुक को पढ़ते हुए पूछता है ये सांजिनो क्या है? जिसपे वो बताते हैं कि सांजिनो हमारे बॉडी के 3 डोर में से एक है। ये मेंटेलिटी की तरह ही फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। वॉरियर का वाइटलिटी परमानेंट नहीं होता। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वाइटलिटी कम होता जाता है। लेवल 6 के वॉरियर को सांजिनो को सील करने की जरूरत पड़ती है। वैसे तुम बहुत छोटे हो इस बात को समझने के लिए। चलो अब इस बात पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम अपने लेवल 4 वाले क्वेश्चन पर वापस से आओ। ब्रिजिंग करते टाइम तुम्हें 5 ब्रिज की जरूरत पड़ती है। जब तुम अपना फर्स्ट ब्रिज कंप्लीट कर लेते हो तब तुम्हें लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट कंसीडर किया जाता है और जब तुम 5th ब्रिज को कंप्लीट कर लेते हो तब जाकर तुम मिड लेवल 4 पे पहुंचते हो। होनिंग करते टाइम तुम्हें सबसे पहले हर्ट को होन करना पड़ता है। जब हर्ट होन हो जाता है तब तुम लेवल 4 पे पहुंच जाओगे। फैंग पूछता है हर्ट को होन करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती और मेरे जान को खतरा तो नहीं होगा? तब वो बताते हैं इसमें प्रॉब्लम तो आएगी। हमारा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इस प्रोसेस में बहुत सारा वाइटलिटी कंज्यूम होता है। नॉर्मल प्रोसेस में इजी होता है वाइटलिटी पूल में एंटर करना, मगर तुम लकी हो कि तुम्हारे पास एंडलेस वाइटलिटी है, इसीलिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारा पॉइंट बच जाएगा। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे वहां जाने की जरूरत है और मनी मन सोचता है अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वाइटलिटी को कैसे फील करूंगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें कुछ पिल्स की जरूरत पड़ेगी ताकि तुम इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सको। अगर तुम्हें मरने से इतना डर लगता है तो मैं दूर से तुम्हें एग्जामिन कर लूंगा। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है हाँ मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तब ओल्ड मैन स्माइल पास करते हुए कहते हैं एक एक करके कल्टीवेट करना एक जीनियस की निशानी नहीं है। तुम्हारा वाइटलिटी तो बहुत ही हाई है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक साथ सभी ब्रिजेस को बिल्ड करना चाहिए, इससे तुम डायरेक्ट मिड लेवल 4 के वॉरियर बन जाओगे। ये सुनकर फैंग सोचता है ऐसा हो भी सकता है। फिर वो कुछ सोचते हुए ऐसा करने से मना कर देता है, जिसपे ओल्ड मैन बताते हैं ये सेफ है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तब फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं बुक्स को पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ और जब टाइम आ जाएगा ब्रेक थ्रू करने का तब मैं आपको ये बात बता दूंगा। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सभी रिक्वायरमेंट है। जिसपे फैंग उन्हें बताता है कि मुझे प्रिपेयर करने के लिए कुछ और टाइम चाहिए ताकि मैं कुछ और पैसे भी कमा सकूं। ओल्ड मैन सोचने लगते हैं लेवल 4 तक पहुंचना और पैसे कमाने का क्या रिलेशन है? आखिर ये अपने पूरे पैसों को कहां पर खर्च करता है? ये पूरे दिन सिर्फ मनी के बारे में ही सोचता रहता है, मगर ये बच्चा काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। इधर हम फैंग को डॉम में देखते हैं जहाँ वो सिस्टम को देखते हुए सोचता है मेरे ब्रेक थ्रू के लिए 35 मिलियन काफी होगा, मगर ओल्ड मैन मुझे एक साथ सभी ब्रिजेस को ओपन करने को कह रहे हैं। अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो मैं ज़ैंग यू को चैलेंज कर पाऊंगा। ऐसा हुआ तो ये काफी एक्साइटिंग होगा, मगर मेरे पास तो
पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई बड़ा मिशन भी करने के लिए नहीं है। यहाँ के रास्ते को मैं अच्छे से भी नहीं जानता हूँ। ऊपर से कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। अब हम हान और लिंग को देखते हैं, जहाँ पर फैंग का एक ऐड चल रहा था, जहाँ वो मॉन्स्टर को मारना सिखा रहा था। ये देखकर लिंग कहती है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं इस जैसे इंसान से हार गई। तब हान कहता है कि ये लेवल 3 का होकर छोटे मोटे एनिमल से फाइट कर रहा है और इधर उधर भाग रहा है। इधर हम युआन को देखते हैं, जो उसी ऐड को देखते हुए सोचती है, यहाँ पर फैंग क्या कर रहा है? क्या उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है? मेरे पास सेविंग में कुछ पैसे बचे हुए हैं, मगर उसे तो मिलियन में पैसे चाहिए होंगे और मेरे पास इतने नहीं है। क्या मुझे क्लब में और मेंबर्स को जोड़ना चाहिए ताकि मुझे उनसे फीस मिल सके? इधर ये शोजी देखते हुए सोचती है कि छोटे मोटे ऐड क्यों कर रहा है, मगर यही चीज इसे स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसकी फैमिली अमीर नहीं है, इसी कारण से बहुत सारे एम्बैरेसिंग काम करता है और ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर रहा है। फैंग तो सही में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है। ऐसा बोलते हुए जी ब्लश कर रही थी। इससे हमें पता चलता है शायद जी फैंग को पसंद करती है। अब हम फैंग को ओल्ड मैन के पास देखते हैं, जहां ओल्ड मैन उससे कान खींच रहे थे। तब फैंग कहता है, मास्टर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ भी चोरी नहीं कर रहा था। बिग ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट शूट करना इतना भी आसान नहीं होता है। तब ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम हमारे स्कूल के लेवल 3 के फाइटर हो और तुम टीवी पर छोटे मोटे ऐड कर रहे हो। क्या तुम्हें हल्का सा भी शर्म नहीं आता? तब फैंग बताता है कि मेरा रेपुटेशन कुछ भी नहीं है पैसों के मुकाबले। भले ही आप कंप्लेन कर रहे हैं, मगर वो लोग मुझे काफी अच्छा पे करते हैं। मैं 12 ऐड का शूट कर चुका हूँ। आपको क्या लगता है मुझे इससे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? मैंने इन 3 दिनों में 42 मिलियन कमाया है। ये सुनकर ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, इतना ज्यादा? तब फैंग कहता है, और नहीं तो क्या, मैं अपने पोटेंशियल का पूरा यूज कर रहा हूँ। मुझे लगता है शूट होने के बाद मेरे पास कोई भी नहीं आएगा। तब ओल्ड मैन कहते हैं, भूल जाओ इस बात को। वैसे भी मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मगर सरीना की बहुत इज्जत है और उसे पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगी। ये सुनकर फैंग हल्का नर्वस होते हुए कहता है, मुझे जहाँ तक पता है वहां तक वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी अगर मैं लेवल 4 तक पहुंच जाऊंगा तो। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।